उस दिन शाम को रमेश और माधव भोलू की दुकान पर हमेशा की तरह बैठे हैं। रमेश भैया, माधव भैया, चाय पियोगे या नींबू शरबत दूं? नहीं रे भोलू, इस गर्मी में अब और चाय नहीं पिएंगे, शरबत ही दे। भोलू, शैलेन चाचा तेरी दुकान में नींबू शरबत बनाने का बहुत अच्छा सुझाव दिया। वो तो कहना ही क्या, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया। इस गर्मी के समय तो चाय से ज्यादा नींबू शरबत बिक रही है। तीनों लोग ये सब बातें कर रहे थे, तब दुकान के पास से ही रिक्शों से जा रहे थे शैलेन डॉक्टर। वो रहे शैलेन चाचा। शैलेन चाचा, इधर आइए, हम यहाँ हैं। ओ भाई, रुको रुको, मैं यहीं उतर जाता हूं। गए कहां थे चाचा? पास के गांव में एक मरीज देखने गया था। आते वक्त गोलू के ढाबे से रोटी सब्जी खरीद ली, रात को बनाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप कितने लोगों की मदद करते हैं गांव में। ये गोलू की बात ही ले लीजिए ना। शहर में ढाबा की काम चले जाने के बाद अपने खर्चे से आपने उसे स्टेशन के पास एक ढाबा बनवा दिया। बढ़िया घर चल रहा है उसका। भोलू बिल्कुल ठीक बात बोली है। गांव में अस्पताल बनवाने के लिए चाचा कितना कुछ किया था। अरे छोड़ो ना वो सब बातें। इंसान के साथ खड़े होकर उनके लिए कुछ कर पा रहा हूं, उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूं। यही तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा छोड़ो ये सब। गोलू के ढाबे की बात सुनकर एक कहानी याद आई। बहुत डरावनी घटना थी वो, सुनोगे क्या? क्या बोल रहे हैं चाचा? बिल्कुल सुनेंगे। आपकी कही कहानियां सच में बहुत डरावनी होती है। वो अलग बात है कि आपकी कहानी सुनकर रात को नींद नहीं आती है। फिर भी आप कहिए, सुनेंगे। आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। एक दिन सुबह घर पर मरीज देख रहा था। ऐसे में, डॉक्टर साहब, आपकी चिट्ठी आई है। मरीज देख रहा था, इसीलिए तब बस चिट्ठी ले ली, लेकिन देखने का समय नहीं मिला। रात को देखा, वो चिट्ठी आई थी गणेशपुर के जमींदार घर से। जमींदार की बेटी की तबीयत बहुत खराब है। बहुत सारे डॉक्टर दिखाए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। मेरी बात बहुत सुनी है, इसीलिए अगर उनकी बेटे को देखने जाता तो अच्छा होता। बीमारी के बारे में भी लिखा है चिट्ठी में, और घर का पता भी बताया है। इतनी आशा लेकर जब चिट्ठी दिए हैं, इसीलिए अगले दिन चिट्ठी देकर बता दिया अगले शनिवार वहां जाऊंगा। ठीक किया, जितने दिन मैं गांव में नहीं रहूंगा उस समय मेरा सहायक रहेगा, ताकि गांव में कोई भी मुसीबत में मदद पा सके। शनिवार को रवाना हुआ गणेशपुर की तरफ, जरूरत की दवाई सब साथ लेकर। साल के इस समय अचानक ही आंधी बारिश होती है, और उस दिन भी वही हुआ। सुबह से ही बादल छाए थे। ट्रेन में चढ़ने के कुछ ही समय बाद से ही तेज बारिश शुरू हो गई। रामगंज उतरकर वहां से गणेशपुर की बस लेना होगा। बाप रे, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, लग तो नहीं रहा आसानी से रुकेगी। बस लेने में कहीं मुश्किल ना हो जाए। पर ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर गांव की तरफ बढ़ते बढ़ते बारिश का बहुत अच्छे से आनंद ले रहा था। पर मैं ये नहीं जानता था उस रात क्या भयानक चीज मेरा इंतजार कर रही है। रामगंज जब पहुंचा तब शाम हो गई थी। बारिश रुकी थी, पर बादल फिर भी छाए हुए थे। स्टेशन से बाहर आया, बस स्टैंड की तरफ एक बस भी खड़ी थी। देखा, यही वो गणेशपुर जाने वाली बस है। मैं जाकर जल्दी से बस में चढ़ गया। 2-3 लोग इधर उधर बैठे हैं। भैया, बस कब छोड़ेगी? यही 15 मिनट में ही छोड़ेगी। कितना समय लगेगा गणेशपुर जाने में? घंटे भर में पहुंच जाएंगे। 15 मिनट में ही बस छोड़ दी उन 2-3 यात्रियों को लेकर। समझ गया, गणेशपुर के रास्ते
यात्रियों की संख्या कम होती है या आज की आंधी के लिए ऐसा हुआ है। बस आधा घंटा ठीक ठाक चली, उसके बाद रास्ते के एक तरफ रुक गई। भैया क्या हुआ? बस ऐसी सुनसान जगह पर आकर रुक क्यों गई? हम बहुत बड़े खतरे से बच गए। उसका मतलब? तूफान में कितना बड़ा पेड़ रास्ते में टूट पड़ा है। थोड़ी देर और होती तो। मैं भी बस की रोशनी में सामने देखा, सच में सामने एक बड़ा पेड़ टूटा पड़ा है। अगर बस की टक्कर लगती तो बड़ा खतरा हो सकता था। भैया तो अब क्या गैशपुर जा नहीं सकेंगे? जा सकते हैं, पर घूम कर जाना होगा। उसके लिए और 1 घंटा ज्यादा लगेगा। और आप तो गयेशपुर के जमींदार के घर जाएंगे, तो आपको गंज के बस स्टॉप पर उतरना होगा। मैं जो ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। शायद कंडक्टर ने समझा था, इसीलिए खुद से बोला, चिंता मत कीजिए, आपको मैं ठीक जगह पर उतार दूंगा। वहां से जमींदार के घर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कंडक्टर की बात से थोड़ा निश्चिंत हुआ। बस पीछे जाकर बाईं तरफ एक पतले रास्ते से चलने लगती है। दोनों तरफ घरे अंधेरे से ढका। कुछ देर बाद अचानक से देखा, बस के यात्री सब बस की खिड़कियां बंद करके जैसे चुपचाप बैठे हैं। भैया क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप यहाँ नए हैं इसीलिए। कंडक्टर ने शायद चाहकर भी कुछ नहीं बोला। मैंने और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। एक काम से आया हूं, काम खत्म करके चला जाऊंगा, उससे ज्यादा क्या जरूरत। लेकिन आज सोचता हूं कंडक्टर से सब पूछ लेता तो शायद अच्छा होता। और कुछ समय चलने के बाद बस एक जगह पर रुकी। भैया ये गंज का बस स्टॉप आ गया, यहीं उतर जाइए। कंडक्टर की बात मुताबिक उतर गया वहां। बस से उतरते ही वो जो रास्ता देख रहे, वहां से कुछ समय चलकर मंदिर पार करते ही जमींदार का घर। लेकिन एक बात कहूंगा, रास्ते में मत रुकना तही, खासकर मंगलू के ढाबे के पास तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बस यात्रियों को लेकर पल भर में सामने अंधेरे में गायब हो गई। कंडक्टर के कहे हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। आसमान से बादल हट गए थे, रास्ता साफ दिख रहा था। कुछ देर चलने के बाद अचानक, साहब रात का खाना खाएंगे क्या? मैंने दाईं तरफ देखा, वहां एक खाने का ढाबा, नाम मंगलू का ढाबा, और ठीक ढाबे के बाहर ही बैठे हैं अधेड़ उम्र का एक आदमी। साहब क्या देख रहे हैं? गरीब का नाम मंगलू, मेरा ही ढाबा है ये। दाल चावल सब्जी मछली सब कुछ है, सिर्फ 20 रुपए। सच कहूं तो मुझे भी बहुत भूख लगी थी। सुबह आखिरी बार खाना खाकर निकला था और वक्त बर्बाद ना करके ढाबे की तरफ गया। उस आदमी का व्यवहार इतना अच्छा था, मेरे से जाए बिना रहा नहीं गया। तुम्हारा ढाबा यहां होने से सच में बहुत ही अच्छा हुआ। तेज भूख लगी थी। आइए यहाँ आकर बैठिए। आप जैसे लोगों का ही तो इंतजार रहता है हमेशा। मैं अंदर जाकर देखा, कुछ टेबल और कुछ कुर्सी रखी हुई है। खाने को कुछ है भी। अब तो बहुत रात हो गई है और अब तो खाने के लिए कोई आएगा भी नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही ढाबा खोला है। थोड़ी देर बाद से ही तो सब खाने आएंगे। आसपास कारखाना है या जमींदार के पहरेदार आते हैं? नहीं तो इतने रात को ऐसी सुनसान जगह पर लोग। नहीं, वो लोग दूसरी जगह रहते हैं। खाने के लालच में रात को आते हैं। मौत का बुलावा जो है। मौत का बुलावा मतलब? वो सब छोड़िए, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लेके आता हूं।
ये बोलकर मंगलू अंधेरे में कहीं चला गया। बैठा ही था तभी बाहर की तरफ नजर पड़ते ही चौंक गया। देखा 2 कंकाल दुकान के अंदर घुस रहे थे। पलक झपकाने में ही जितना वक्त लगता है, उसके बाद ही देखा ये तो धोती पहने हुए गांव के आम लोग हैं। मैंने देखने में इतनी गलती की। वो 2 आदमी रुककर मुझे कुछ समय देखा, थोड़ा हंसकर सामने के टेबल पर बैठे। आज तुम्हारी बारी है, तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। इसी बीच मंगलू गर्मा गर्म दाल चावल और सब्जी लेकर आया। साहब इससे शुरू करिए, मछली में थोड़ी देर में ला रहा हूं। वाह, दाल सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाइए ना और अच्छा लगेगा। अरे मंगलू, अब हमें भी दो। तुम लोग तो रोज खाते हो, साहब नए आए हैं, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा कि नहीं। मैं भी लालच संभाल नहीं सका, खाना खाना शुरू किया। थोड़ा खाते ही सच में बढ़िया खाना। शहर की तरफ जाए तो मंगलू को हर कोई बुला लेगा। ये स्वीकारना ही होगा, मंगलू के हाथ में जादू है। इतना सुंदर खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये लीजिए साहब, आपके लिए स्पेशल मछली। सच्ची मंगलू, बहुत अच्छा खाना बनाते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। बोलकर मंगलू चला जाता है। दूसरी तरफ बैठे लोगों को खाते देखकर लग रहा है जैसे आज पहली बार खा रहे हैं। ये क्या देख रहा हूं मैं? उन लोगों के वो इंसान के हाथ या 2 कंकाल के हाथ। मैं साफ साफ समझ गया ये कोई जीता जागता इंसान नहीं है। अचानक याद आई बस कंडक्टर की बात। तो इसीलिए उसने कहा था रास्ते में कहीं रुकना मत। लेकिन मंगलू को तो इंसान की तरह ही दिखा था। यहां और नहीं रह सकता। मेरा मन हुआ मंगलू जिस तरफ गया था उधर एक बार देखने का। मैं उधर आगे गया। वो 2 लोग तब भी अपने में खापे चले जा रहे थे। मंगलू जिस तरफ गया था उधर थोड़ा जाते ही देखा एक कंकाल खाना बना रहा है। मंगलू भी जिंदा नहीं है ये समझने में देर नहीं लगी। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से आवाज निकल गया। अरे साहब जी, क्या देख रहे हैं? मैं मंगलू तो। मेरा सर तब थोड़ा घूम रहा था। उन 2 लोगों की जगह तब देखा 2 कंकाल बैठे हैं। कुछ देर पहले तक मैंने इन्हें जीता जागता इंसान समझ रहा था, लेकिन मैं गलत था। ये इंसान नहीं और हो भी नहीं सकते। मैं समझ गया था यहां खड़ा रहा तो जिंदा नहीं लौटूंगा। मंगलू के ढाबे से निकलकर भागना शुरू किया। पकड़ो पकड़ो इसे, भागने मत देना, इसे हमारे साथ लेना होगा। तू मैं भागे जा रहा हूं और मेरे पीछे आ रहे थे 2 कंकाल। बहुत डर से मेरा सर चकरा रहा है। ज्यादा देर में भाग नहीं पाऊंगा। भागते भागते सामने देखा एक रोशनी सी दिखाई दे रही है। क्या है ठीक से समझ नहीं पाया। सब कुछ जैसे धुंधला सा दिख रहा है। बेटा, तुम सारी रात मंदिर के सामने क्यों सोए हुए थे? सुबह मंदिर आकर तुम्हें देखा। मैं किसी तरह उठकर बैठा। पिछली रात की सारी घटना खुलकर बताई। वो ब्राह्मण सब सुनकर अपना परिचय दिया और कहा, भगवान ने तुम्हें बचाया है। यहां आकर बेहोश हुए, इसीलिए है वो अशुभ शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारे माँ बाप के आशीर्वाद हैं तुम्हारे ऊपर। आज से कुछ साल पहले मंगलू नाम का एक आदमी वहां ढाबा खोला था। उसके हाथ के खाने में सचमुच जादू था।
कुछ ही दिनों में ही उसका नाम चारों तरफ फैल गया। सुबह शाम हर वक्त उसके ढाबे में भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक इंसान का भला ज्यादा दिन दूसरा नहीं देख सकता। कुछ शैतान लोगों ने एक दिन उसके बनाए हुए खाने में जहर मिला दिया। गांव के कुछ लोग वो खाकर मर गया और उन बेईमानों ने कहा कि मंगलू ने जानबूझकर जहर मिलाया है। एक दिन रात को, हे मंगलू, खाने में जहर मिलाकर लोगों को मारता है। विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो लोगों को खिलाना पसंद करता हूँ। और वहां चुप कर धोखेबाज, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोग अपनों को खोने के दर्द में मंगलू को वहां जिंदा जला देते हैं। मंगलू जब जल रहा था तब वो चिल्लाकर बोला था, मैं फिर आऊंगा। मंगलू का ढाबा कभी बंद नहीं होगा। लेकिन मरने के बाद मंगलू आज भी स्वादिष्ट खाना बनाता है और इसके लालच में आते हैं वो मरे हुए लोग। वो जिंदा लोगों को भी मारकर अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन तुम बहुत बड़े खतरे से बच गए। अब कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन रात को इधर कभी मत आना। मैंने ईश्वर और माता पिता को प्रणाम करके जमींदार के घर की तरफ चलने लगा। सारी घटना सुनकर रमेश और माधव बोल उठते हैं, सच में शैलेन चाचा, आपकी जिंदगी की कहानियां एक से बढ़कर एक और भी भयानक होती है। अगले दिन एक और कहानी सुनने के लिए तैयार है ना?